प्राइवेटाइजेशन के संबंध में चिंतन करने की जरूरत है। आप देखो, कोई कोई मुस्लिम गर्दन काट रहा है, कोई हिंदू जो हैं वो सड़कों पे गालियां दे रहे हैं। क्या रहा है? लेकिन आप सोचोगे कि ये जो हो रहा है वो तो पहले दमन हुआ है, पहले सताया गया है, आक्रमण हुआ है मुगलों का, इसके कारण हो रहा है। नहीं, ये इसलिए हो रहा है कि चीजें निजीकरण की तरफ जा रही है। प्राइवेटाइजेशन के संबंध में चिंतन करने की जरूरत है। चाणक्य गलत नहीं हो सकते थे जिन्होंने कहा था कि पब्लिक पे कम से कम टैक्स लेना चाहिए, क्योंकि जब ज़्यादा टैक्स लिया जाता है तब जो है मंत्री भ्रष्ट हो जाते हैं। ये चाणक्य का कहना था। हम इतने बर्बाद हो पाए थे कि 70 सालों में हमारे देश पे 56 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हो गया था। इतना हम नुकसान झेल चुके, और उसके बाद से जो सरकारें आई हैं उन्होंने ये नुकसान बढ़ा के 140 लाख करोड़ रुपए कर दिए। यानी कि 70 सालों में जो हुआ वो 7 सालों में हो। ये क्या कहते हैं, इसे तरक्की कहेंगे? आज हम हिंदुस्तान में सारा सामान, जितनी बेडशीट, जितने टॉवेल्स, जितने पर्दे खरीद रहे हैं वो सब चाइना से आए हुए। हमारा पैसा वहां जा रहा है। हम चाइना का विरोध तो कर सकते हैं, लेकिन कमाल की बात ये होती है कि चाइना का जब हम विरोध करते हैं तो जो टी शर्टें लिखी होती हैं कि बैन चाइना प्रोडक्ट, वो टी शर्टें भी चाइना से आती हैं। आप सोच के देखो, ऐसा कैसे हो गया? अगर हमने प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़े, अपने नेताओं को इतनी आज़ादी दे दी कि मामला जो है वो बिल्कुल बैठे बैठे पैसे आने लगे, तो निश्चित ही जो पैसा आएगा उससे बहुत देश नहीं चल जाएगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि कुछ लोग बहुत पैसे वाले हो जाएंगे और कुछ लोग पूरे कंगाल होने लग जाएंगे। एक बहुत बड़ी असमानता आएगी, और किसी भी समाज में असमानता ही उपद्रव का कारण बनती है। प्रणाम दोस्तों, आज हम लोग एक विषय पे चर्चा करेंगे, बल्कि गहन चिंतन करेंगे, और वो विषय है कि जो निजीकरण हो रहा है हमारे देश में, ये कितना सही है, कितना गलत है, इसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ क्या हैं, उन सब पे प्रकाश डालेंगे। और मैं ये पहले कह देना चाहता हूँ, मैं इस पे पूरी बात जो करूँगा निष्पक्ष होकर करूँगा, और कोशिश ये करूँगा कि आपको सारे इसके उन आयामों पे बात करूँ, उन आयामों की तरफ ले चलूँ जिस पे शायद आपका चिंतन नहीं जाता। तो वो चिंतन क्या हैं, उस पे बात करेंगे। अगर हम निजीकरण की बात करें तो निजीकरण से संबंधित 4 लोगों पे इसका प्रभाव होता है। 4 लोगों को हम सबसे पहले जान लें। सबसे पहले वो जो सरकारी कर्मचारी हैं। सरकारी कर्मचारी हैं, निश्चित ही आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि सरकारी कर्मचारी जो हैं वो बहुत तरीके से जो है अपना काम नहीं करते सही ढंग से, जिससे लोगों को परेशानियां होती हैं, सिस्टम गड़बड़ाता है। ऐसे एक समय था BSNL, तो BSNL के बारे में एक चीज़ चाहा करती थी कि भाई साहब नहीं लेना। तो जो सरकारी कर्मचारी हैं वो निश्चित ही चाहेंगे कि इसको प्राइवेटकरण ना हो, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। अब उनकी जो मक्कारियाँ उन्होंने की, जिसको निश्चित मैं कह सकता हूँ कि 70 सालों में मक्कारियाँ की, तो 70 सालों की मक्कारियों को जो है वो हम मानते हैं कि बहुत तरीके का जो है वो सरकारी कर्मचारियों ने दुरुपयोग किया। दूसरी तरफ वो वर्ग है जो इनकी तकलीफ़ों से गुजरा है, इनके द्वारा दी गई तकलीफ़ों से गुजरा है। वो चाहता है कि निजीकरण होना चाहिए, निजीकरण के अपने लाभ हैं, और सच बात तो यह है कि उसके अंदर एक प्रकार की निजीकरण के पक्ष में और सरकारी कर्मचारियों के विरोध में उसके अंदर एक गुस्सा है। वो भी सही है, मैं सबके पक्ष रख रहा हूँ। तीसरा वो वर्ग आता है जिसको हम नेता कहते हैं, जो हमारे देश को चलाने के लिए सरकारें चुनी जाती हैं। तो सरकार जो चलाना चाहती हैं उनके अपने कारण हैं, उनको धन चाहिए, देश चलाने के लिए निश्चित ही धन की जरूरत पड़ती है। जब एक घर चलाने के लिए पड़ती है तो देश चलाने के लिए भी पड़ती है। उनकी भी तकलीफ़ों पे बात करेंगे। और चौथा एक वर्ग है जो हमेशा ही निजीकरण के पक्ष में रहेगा। वो वर्ग है उन व्यापारियों का जो इसको खरीदते हैं। तो चारों के संबंध में कुछ बातें हम कर लेंगे, उसके बाद टोटल उस निचोड़ पे चलेंगे जिस निचोड़ को समझना ज़रूरी है कि इसके प्रभाव क्या होते हैं, अच्छे प्रभाव क्या होते हैं, बुरे प्रभाव क्या होते हैं, दोनों पे बात करेंगे। पहली बात तो ये है
शुरुआत हमें करनी पड़ेगी इस चीज़ से कि निजीकरण का जो विचार आ रहा है सरकारों के पास, क्योंकि निश्चित ही जो सरकारी कर्मचारी हैं वो अपने आप तो निजीकरण नहीं कहेंगे, जो और लोग हैं जो उनसे तकलीफ होते हैं वो भी निजीकरण के संबंध में कोई फैसला नहीं ले सकते, फैसला सरकार ही लेगी। सरकार क्यों लेती है फैसला, हम पहले सामान्य दृष्टि पे बात करेंगे, हम उन पे बात नहीं करेंगे चालाकियों पे, देश बिक रहा इस पे बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे एक सरकार की उस सोच पे जिसके तहत सरकार जो है निजीकरण की तरफ जा रही है। हम सब जानते हैं कि हमारे जो सरकारी संस्थान हैं वो सब घाटे में जाते हैं, ज़्यादातर सभी सरकारी संस्थान घाटे में जाते हैं। हालत यह है कि एक आदमी एक बस खरीदता है और साल भर में लखपति बन जाता है और दूसरी बस खरीद लेता है, लेकिन हमारी सरकारों के पास 50,000 बसें हैं और उसके बावजूद हालत यह है कि घाटे में। तो ऐसी कंडीशन में सरकारों के पास एक बहुत अच्छा सा तरीका उन्हें नज़र आता है कि किसी प्राइवेट सेक्टर को हम दे दें, वो इसको अच्छे से चलाएंगे, उनसे हम एक धन तय कर लें कि इतना धन वो हमें साल में देंगी, 10,000 करोड़ 15,000 करोड़, तो इससे उनसे हम धन ले सकते हैं और वो धन जो है हमें देश को चलाने में काम आ सकता है। शुरुआत हम यहीं से करते हैं। देखिए, पहली बात, हम सरकारों को क्यों चुनते हैं? हम सरकारों को इसलिए तो नहीं चुनते कि सरकार हमारे संस्थानों को प्राइवेट देके और उनसे धन लेके और देश चलाए। और देश चलाना क्या है भाई, कैसे देश चलाएगी? देश चलाने के लिए सरकार को जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं उन पे काम करना पड़ता है। पैसा किस लिए चाहिए? पैसा उसे इसलिए चाहिए सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाहें दी जा सकें, लोगों को बिजली, पानी, सड़क की अच्छी व्यवस्था की जा सके, प्रशासनिक व्यवस्थाएं अच्छी हों, पुलिस वगैरह ये सब अच्छे से काम करें, और साथ ही साथ जो है वो हमारे सीमाओं पे जो हमारे सैनिक हैं हम उनको इतनी मदद दे सकें कि वो विदेशी आक्रमण से हम पे जो है हमें सुरक्षा दे सकें। तो इन सब चीज़ों के खर्चे उठाने के लिए सरकार को धन की ज़रूरत होती है। लेकिन जैसे आप देखते हैं कि अगर प्राइवेट कर दिया, थोड़ी देर के लिए प्राइवेट हो गया, बिजली का आप पैसा दे रहे हैं, सरकार फ्री में तो नहीं दे रही, बिजली के उस पैसे से ही आपको बिजली मिल जाएगी। उसके बाद सड़क पे सरकार अब टोल टैक्स ले रही है, यहाँ तक कि आप गाड़ी खरीदने से लेके, पेट्रोल खरीदने से लेके, सड़क पे चलने तक हर जगह टोल टैक्स दे रहे हैं। गाड़ी लेते हैं तब भी आप रोड टैक्स देते हैं, उसके बाद जब आप तेल खरीदते हैं तब भी आप रोड टैक्स देते हैं, और साथ ही साथ जब आप रोड पे चलते हैं तो टोल टैक्स देते ही देते हैं। तो वो भी हमें पैसे दे के मिल रहा है। उसके अलावा हमें स्वास्थ्य सुविधाएं भी पैसे दे के मिल रही हैं, सब पैसे दे के हम ले रहे हैं। हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो भी पैसे दे के पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अगर सब डिपार्टमेंट प्राइवेट कर दिए गए तो निश्चित ही फिर निःशुल्क तो कुछ भी नहीं होगा। अभी जैसे कुछ लोग कहेंगे कि सरकार देखो 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य लाभ दे रही है, तो असल में 5 लाख रुपए का वो स्वास्थ्य लाभ ऐसे नहीं दे रही है कि उसके सरकारी कर्मचारी जो हैं वो उनको इलाज कर रहे हैं और 5 लाख सरकार वहाँ खर्च कर रही है। सच बात तो ये है, सरकार 5 लाख रुपए तक का प्राइवेट संस्थानों को पैसा दे रही है, प्राइवेट संस्थानों तक में इलाज की सुविधाएं लोग दे रहे हैं और वो सरकार पैसा उनको जा रहा है। ये एक तरीके की डील है पीछे से। खैर, तो जब सब चीज़ें जो कि सरकार हमें मुहैया कराना चाहती है वो अगर प्राइवेट हाथों में चली जाएगी तो फिर हमें तो हर चीज़ खरीदनी पड़ेगी, तो सरकार इस पैसे का करेगी क्या? चलो इसकी बात थोड़ी देर में करेंगे। दूसरी चीज़ समझ लेते हैं ये कि प्राइवेट जो कंपनीज इन संस्थानों को लेती है वो चलाती कैसे? वो चलाती है, कोई ऐसा तो है नहीं कि अंबानी और अडानी जिनके हाथ में जा रहा है देश, वो लोग व्यक्तिगत रूप से अपने स्टोर्स पे खड़े होके सामान बेचते हैं, ऐसा तो नहीं होता। तो सिस्टम पूरा कैसे वर्क करता है? सिस्टम वैसे ही वर्क करता है जैसा ऑलरेडी सरकारें करती आई हैं। सरकारें जैसी करती आई हैं तो वो सिस्टम में ऐसा करते हैं कि नीचे एम्प्लाई रखे, एम्प्लाई के ऊपर फिर उन्होंने मैनेजर्स रखे, मैनेजर के ऊपर और मैनेजर्स रखे। इस तरीके से वो अपने फिल्टर करके हर एक के ऊपर आदमी रखते जाते हैं। और वो बस एक चीज़ में अंतर है जो कि सामान्यतः सरकारें नहीं करती,
वो अंतर सिर्फ इतना होता है, जैसे आपने सुना होगा कि हमारे एक देश के एक व्यक्ति हैं, सुरेंद्र पिचाई करके हैं, तो वो गूगल के जो हैं वो हेड हैं, उनको एक तरीके से हेड बनाया हुआ है। उनको सैलरी मिलती है, सैलरी उनकी मेरे ख्याल से 2-3 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास सालाना सैलरी, 2-3 हज़ार करोड़ सैलरी है उनकी। लेकिन गूगल को वो बहुत बढ़िया ढंग से चलाते हैं और कभी आपको शिकायत नहीं मिलती कि गूगल में कुछ काम गड़बड़ कर रहा है। आपको कभी ऐसा सुनने को नहीं मिलता कि गूगल के जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उन्होंने किसी से रिश्वत मांगी। तो ये कैसे होता है? अगर ऐसा हो जाए कि गूगल के कर्मचारी लोगों के मेल में से फ़ोटो और सब चुरा के उनको ब्लैकमेल करने लग जाएं, तो क्या सुंदर पिचाई को जो है इतनी सैलरी मिलेगी? नहीं। तो ऐसा ही सरकार भी कर सकती है। सरकार के पास जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं उनकी बहुत अच्छी जो है वो समझ होती है, उनको बहुत अच्छे तरीके से सरकार तैयार करती, करोड़ों रुपए उन पर खर्च करती है उन्हें शिक्षा देने में। और उसके बाद होता क्या है कि जब वो पढ़ के निकलते हैं तो उनके जहाँ से वो निकलते हैं पढ़ के, तो उनके बाहर जो हैं वो बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ खड़े होते हैं और वो उनसे बात करते हैं कि आप हमारे यहाँ काम करिए, हम आपको इतना मोटा पैकेज देंगे। वो मोटा पैकेज मिलता है और उस पर काम करने लग जाते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि पहले के समय में ऐसा होता था कि एक शुगर मिल सपोज दैट है किसी शहर की, तो उस शुगर मिल को संभालने के लिए एक आईएएस ऑफिसर ही लगा होता था। लेकिन क्योंकि उसकी सैलरी बहुत कम होती थी और इतनी बड़ी कोई व्यवस्था चला रहा है, तो या तो वो बिक जाए, या तो वो जाके प्राइवेट संस्थानों में चला जाए, या फिर वो अपने तरीके से सोर्स ऑफ इनकम वहाँ शुरू करते थे। कहते हैं कि राजा जब भ्रष्ट होता है तो प्रजा को भ्रष्ट होने में सरलता हो जाती है, क्योंकि कौन किस पे उंगली उठाएगा। ऐसे हालातों में लोग जो हैं भ्रष्टाचार जड़ तक जाता है, नीचे तक जाता है। अगर हम टॉप पे बैठे व्यक्ति को इतनी सुविधाएं दे सकें, इतनी सहूलियतें दे सकें कि वो भ्रष्टाचार की तरफ ना बढ़े, और भ्रष्टाचार की तरफ बढ़ने पे उसे बहुत बड़ा नुकसान नज़र आए, तो ऐसी स्थिति में वो ऊपर से ऐसा सिस्टम, ऐसा मैनेजमेंट बना सकता है कि लोग जो हैं ईमानदारी के साथ कार्य करें। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि हमारी रेलवे घाटे में जाती है, लेकिन हमें ये भी याद होगा कि लालू प्रसाद के समय में एक बार रेल बहुत फ़ायदे में गई थी, लगभग 20,000 करोड़ का रेलवे को फ़ायदा हुआ था। क्या तब भ्रष्टाचार नहीं था? नहीं, तब भी था। सच बात तो यह है कि भ्रष्टाचार तब भी रहा होगा, रेलवे का असली फ़ायदा तो 1 लाख करोड़ रुपए का हुआ होगा, लेकिन उसको 20,000 करोड़ का ही दिखाया गया, पब्लिक से तालियां भी बटोरी गई और 80,000 करोड़ रुपए का घोटाला भी हुआ होगा। ये मेरा अपना मानना है। अगर इसी की जगह ऐसा किया जाए कि जो आईएएस ऑफिसर्स आज ईडी के अंदर काम करके, नेताओं की खोजबीन करके उनके पर्दाफाश करने पे लगे हुए हैं, जो ऑफिसर्स टैक्स वसूली के लिए बहुत तरीके के नियम बता के कि कैसे टैक्स वसूली की जाए लगे हुए हैं, अगर उन्हीं में से किन्हीं ऑफिसरों को रेलवे डिपार्टमेंट पे हेड बना दिया जाए, वो ऑफिसर 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, और वहाँ हेड बना के उनको ये कहा जाए कि अगर आप इसकी जो भी कमाई करेंगे उस कमाई का 5% आपको मिलेगा, कोई सैलरी नहीं, 5%। यानी कि अगर 1 लाख करोड़ आप कमा लेते हैं तो 5,000 करोड़ आपके, और ये एक बहुत बड़ी रकम होती। 10 आईएएस ऑफिसर रखे जा सकते हैं, उनमें 500-500 करोड़ बांटे जा सकते हैं। 1 लाख करोड़ पे वो 500-500 करोड़ में भी बहुत बड़ी रकम होगी। लेकिन अब वो आप लोग कहेंगे वो बेईमान निकल सकते हैं, वो बेईमान निकल सकते हैं। उनके बेईमान ना निकलें इसके लिए कुछ चीज़ें की जा सकती हैं। सपोज दैट ये नियम लगाया जा सकता है कि यदि आपके कर्मचारी रिश्वत लेते पाए गए और साल भर में 100 से ज़्यादा, 200 से ज़्यादा कर्मचारी पकड़े गए, तो ऐसी स्थिति में आपकी 5% की जगह आपको 3% ही मिलेगा, यानी कि एकदम 2,000 करोड़ कट जाएंगे। यदि आपके खिलाफ पब्लिक ने 5,000 6,000 कंप्लेंट्स लिखाई,
तो उनको असुविधा हुई, साफ सफाई अच्छी नहीं थी, ट्रेन में कुछ गड़बड़ें थीं, उनसे रिश्वत मांगी जा रही थी। ऐसी अगर कंप्लेंट पब्लिक ने लिखवाई तो उनका और 2% काट लिया जाएगा। इसके विपरीत अगर ऐसी कोई रिपोर्टें नहीं हुई, सब कुछ सिस्टम सही चला, और इसके लिए फिर एक डिपार्टमेंट अलग बनाया जा सकता है जो ईमानदारी से इस पर काम करे। उस डिपार्टमेंट को ये कहा जा सकता है कि इन पे ये निगाह रखी जाए। उस डिपार्टमेंट के भी कुछ फ़ायदे गिनाए जाएं कि वो डिपार्टमेंट ईमानदारी से काम करे। तो मैं विपरीत करने की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो रिश्वत सेट हो जाएगी। सच बात तो यह है कि अगर ऐसा किया जाए कि उन व्यापारियों को या उन बिजनेसमैनों को जो कि इस तरीके से उनको दिया गया है, ऑफिसरों को, बिजनेसमैन ही कह रहा हूँ मैं, उनको जो दिया गया है उसके अगेंस्ट एक संस्थान बनाया जाए जो कहे कि आप भी देखिए कि ये सही तरीके से चले, और वो सही तरीके से चलेगा तो आपको भी एक हिस्सा मिलेगा। अगर गलत तरीके से चलेगा तो आपकी भी इसमें कटौती होगी। और अब तो इतना सिस्टम है कि पब्लिक लाइव वीडियो डाल के दिखा सकती है कि हमारे साथ गलत हो रहा, मेरे साथ गलत हुआ, मैं भी दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से अब एक बहुत अच्छा सिस्टम तैयार किया जा सकता है कि सरकार सीधे सीधे अपने आप जो है वो कमाई लेके और देश के हित के लिए लगाए। अब आप कहेंगे यही काम सरकार प्राइवेट दे के कर रही है तो आपको दिक्कत क्यों हो रही है? दिक्कत है, उसके पीछे जो दिक्कत है वो थोड़ी समझने वाली है। पहली बात तो ये है समझने वाली कि अगर प्राइवेट संस्थानों को ये सब दे दिया जाता है तो सरकार को उसको एक तो लाभ ये होगा कि उनको उससे बंधी हुई एक रकम मिलेगी। बंधी हुई रकम के अलावा दूसरा ये होगा फ़ायदा कि जो वो बिजनेसमैन कमाएंगे, साल में जितना कमाएंगे उसका टैक्स भी मिलेगा। अब बिजनेसमैन अपना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा करने के लिए वो सफ़र को महंगा करेंगे। सफ़र को जब महंगा करेंगे तो इनडायरेक्टली आपकी जेब से ही टैक्स वसूली का ही काम होगा। अब जब टैक्स वसूली का काम होगा, अब आपके ऊपर जब लोड पड़ेगा तो निश्चित ही है कि वो महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ेगी तो और तरीके की दिक्कतें आएंगी, और इससे सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि एक आदमी केवल बहुत सारा पैसा समेट के अकेले इकट्ठे कर लेगा, वो ज़्यादा ताकतवर बनेगा और पब्लिक में पैसा कम बढ़ पाएगा। सरकार के पास जब बिना किसी काम के पैसा आएगा, सब प्राइवेट दे दिया, बिना काम के सरकार के पास पैसा आने लगा, तो सरकार क्या करेगी? सरकार, मैं आपको एक थोड़ी सी मिसाल दे देता हूँ। चाणक्य से हम अच्छी तरीके से परिचित होंगे। कई लोग मुझ पे ये आरोप लगाते हैं ऐसे कि आप सन्यासी हैं, आप चुप बैठिए, राजनीति पे बात क्यों करते हैं। तो मैं उन सब कह देना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति जो सन्यासी ही था, उसने इकोनॉमिक्स, राजनीति शास्त्र पे सबसे अच्छी बात की है, वो चाणक्य था, उसे आप इनकार नहीं कर सकते। और एक राजनीतिक बात या जो भी सामाजिक बात हो, उसको एक सन्यासी बेहतर ढंग से कर सकता है क्योंकि वो निष्पक्ष होकर बात करता है। उसकी निष्पक्षता जो है वही कारण होती है कि वो गहराई से उन बातों को देख सकता है जिनको सामान्यतः लोग नहीं दे पाते। सामान्यतः आप जो हैं, अगर मैं कुछ बोलूँगा अभी मोदी के खिलाफ तो आप कहेंगे कि आप कांग्रेसी हैं। ये आपका सोचना है, क्योंकि आप किसी पक्ष में हैं तो आपको मैं विपक्ष का नज़र आता हूँ, लेकिन मैं तो व्यवस्था के खिलाफ बोल रहा हूँ। कल किसी व्यक्ति ने ऐसे करके मुझसे बात कही थी, उन्होंने कहा था कि मोदी को अगर हटा दिया जाए तो किसे लाया जाए, आपके हिसाब से कौन अच्छा है? मैंने कहा किसी को हटाने की ज़रूरत नहीं, मोदी को बने रहने दीजिए, बने रहने दीजिए आप जो हैं किसी को भी, क्योंकि किसी को भी लाओगे व्यवस्थागत सभी भ्रष्ट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे व्यक्ति बदलने की बजाय जनता को अपनी मानसिकता बदलने की ज़रूरत है। मानसिकता बदलने की ये ज़रूरत है कि जिसको हमने वोट दिया उसको अपने सर पे ना चढ़ाएं, इतना सर पे ना चढ़ाएं कि वो हमारे बाल नोचे, बल्कि सत्ता में बैठाले गए व्यक्ति को जनता का फर्ज बनता है, क्योंकि पहला फर्ज तो विपक्ष का बनता है। जब विपक्ष अपना काम सही से ना कर रहा हो तो जनता का फर्ज बनता है कि सत्ता में बैठे व्यक्ति को बीच बीच में ये याद दिलाते रहें कि जनता ने उनको चुना है, वो मालिक नहीं है, वो मालिक नहीं है, ये याद दिलाना पड़ेगा। याद दिलाने का ढंग विरोध ही होता है।
लेकिन जब हम उनको विरोध नहीं करते और अंधभक्ति पर उतर आते हैं, वो चाहे कांग्रेसी करते हों और चाहे बीजेपी वाले करते हों, जब लोग अंधभक्ति पे उतर आते हैं तो सत्ता में बैठा व्यक्ति जो है वो मनमानी करने लग जाता है। और मनमानी का जो नतीजा होता है वो चाणक्य के समय में इस देश ने भुगता है। आप सब हिंदुत्व की बात करके आज की तारीख में मेरा विरोध करना चाहते हैं, मैं उनसे कह देना चाहता हूं कि संस्कृति का सबसे पहला अहित जो है वो चाणक्य के समय में ही हुआ था। जब राजा टैक्स लेने लगे थे, इतना टैक्स लेने लगे थे कि एक व्यक्ति को अपनी परिवार के व्यक्ति का शव जलाने के लिए लकड़ी खरीदने पे भी टैक्स देना पड़ता था। इतना टैक्स आने लगा था कि राजा भ्रष्ट हो गए थे, उनको कुछ काम नहीं करना पड़ता था, सिर्फ उनके सैनिक बस टैक्स वसूली पे लगे रहते थे। और उस टैक्स वसूली के कारण उस समय का राजा भ्रष्ट हुआ, अय्याशी में डूब गया। और अय्याशी में जब राजा डूब जाता है तो उसके जो निकट के मंत्री होते हैं वो चाटुकार हो जाते हैं, और उनकी चाटुकारिता के कारण वो अपने आप को भी धन कमाने के तरफ और अय्याशी की तरफ ले जाने का काम करते हैं। इसका ये नतीजा होता है कि मंत्रियों के मार्फत से विदेशी सोच, विदेशी आक्रांता अपनी विचारधारा को स्थापित करने लग जाते हैं, अपने व्यवसाय को देश में स्थापित करने लग जाते हैं, और धीरे धीरे व्यवसाय के साथ साथ हमारी संस्कृति भी नष्ट होती है। आप सब नहीं जानते हैं तो जानना चाहिए आप लोगों को। एक समय था जब मगध नरेश जो है इसमें डूब गए थे, और मगध राज्य उस समय हमारे देश की संस्कृति का केंद्र हुआ करता था। वहाँ पे सबसे अच्छे पंडित होते थे, सबसे अच्छे ज्ञान देने वाले गुरु होते थे। लेकिन जब वो डूब गया पूरे तरीके से अय्याशी में, तो ऐसी स्थिति में बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने धन देके अपने व्यवसाय को स्थापित करने के लिए, अपनी सोच को स्थापित करने के लिए भारत में प्रवेश किया। मगध राज्य में तब ऐसा होने लगा था कि जो शिक्षक पहले अपने शिष्यों को पढ़ाते थे और वो शिष्य भिक्षा मांग के अपने शिक्षकों को पैसा देते थे और उनको गुरु वास्तविक शिक्षा दिया करते थे, मगध काल में ऐसा हुआ कि शिक्षकों के पास जो है वो शिष्य आने कम हो गए, क्योंकि पहले जो शिक्षा थी वो थोड़ी कठोर शिक्षा होती थी। लेकिन धीरे धीरे उस समय बुद्ध का जो है प्रभाव बढ़ रहा था, तो मगध में बुद्ध की शिक्षा के प्रचारक भी आने लगे, और वो व्यवसाय के साथ साथ बौद्ध की शिक्षा को भी फैलाने लगे। और बौद्ध की शिक्षा बहुत सिंपल थी। उन्होंने कहा बस ठीक है, आप सन्यासी हो जाइए, और आप ध्यानी हो गए। एक तरफ पहले भारतीय संस्कृति में किसी व्यक्ति को सन्यास तक की गरिमा को उपलब्ध होने के लिए सालों अपने गुरु के सानिध्य में बिताने पड़ते थे। दूसरी तरफ बुद्ध का संदेश ऐसा आया कि बस बुद्धम शरणम गच्छामि करो और तुम सन्यासी हो गए। हो सकता है इस पे बहुत से लोगों को कोई धार्मिक मतभेद हो जाए मेरे से, तो मैं उनसे अलग एक पूरा वीडियो बना के बात करने को तैयार होऊंगा कि धर्म की गरिमा कैसे बची रहती है। लेकिन वहाँ से ऐसा शुरू हुआ कि सस्ते सस्ते शिक्षक जो हैं फिर इकट्ठे हो गए। वो थोड़े से बस पैसे लेके और लोगों को कम समय में ज्ञान देने लगे। वो केवल शाब्दिक ज्ञान था, वो ज्ञान नहीं था जो आदमी के जीवन में आचरण में उतरता था। आचरण में उतरने वाले ज्ञान के कारण इस देश की गरिमा थी, लेकिन केवल दिमाग में उतरने वाले ज्ञान के कारण ये देश आज दीनहीन हो गया। इन अर्थों में मैं बुद्ध को अपराधी कहूँगा कि उन्होंने इस संस्कृति को नष्ट किया, लेकिन वो बुद्ध का दोष नहीं था। वो उनका दोष था जो स्वयं भी बुद्ध की देशना को पूरा समझे नहीं थे, और जल्दी जल्दी लोगों तक पहुंचाने के लिए मात्र धन का उपयोग करके, और ऐसे राजा जो कि डूबे हुए थे अय्याशियों में, उनका उपयोग करके अपनी विचारधारा को फैला रहे थे, और विचारधारा को फैलाने की आड़ में अपना व्यवसाय भी करते थे। जब कोई बुद्ध की विचारधारा फैलाएगा, सस्ते में लोग उसको ज़्यादा मानने लगेंगे, तो वही बुद्ध की विचारधारा फैला रहा व्यक्ति जो सामान बेचेगा उसको लोग ज़्यादा खरीदेंगे, और हमारे देश के जो व्यवसायी होंगे उनका सामान कम बिकने लगेगा। आज यही हो रहा है। आज यही हो रहा है कि विदेशी
कंपनियां आके हमसे ही काम करवाती हैं, हमारा ही काम हमें करवा के हम ही को सामान बेच के और चली जाती हैं। इस देश से धन का केवल जाना हो रहा है, धन का आना नहीं हो रहा। केवल धन जा रहा है, यहां से जा रहा है। आप चीन की हालत देख लीजिए। मैं छोटी सी बात बता देना चाहता हूं, हमारे पानीपत की बात कर लीजिए। पानीपत में एक समय जो था वो सारा वहाँ पे बेडशीट वगैरह और ये सब बनते थे, बहुत बड़ा कारोबार था, पूरी दुनिया को सप्लाई थी। आज की तारीख में पानीपत में केवल धागा बनता है, वो धागा चीन जाता है और चीन से बाकी सामान बन के आता है और पूरी दुनिया में बिकता है। आज हम हिंदुस्तान में सारा सामान, जितनी बेडशीट, जितने टॉवेल्स, जितने पर्दे खरीद रहे हैं, वो सब चाइना से आए हुए हैं। हमारा पैसा वहां जा रहा है। हम चाइना का विरोध तो कर सकते हैं, लेकिन कमाल की बात यह होती है कि चाइना का जब हम विरोध करते हैं तो जो टी शर्टें लिखी होती हैं कि बैन चाइना प्रोडक्ट, वो टी शर्टें भी चाइना से आती हैं। आप सोच के देखो, ऐसा कैसे हो गया? मैं कह सकता हूं कि 70 सालों में ऐसा हुआ, मैं मान लेता हूं, लेकिन 70 सालों में जो हुआ था उसकी स्पीड बहुत स्लो थी। उसकी स्पीड स्लो थी कि 70 सालों में हम इतने बर्बाद हो पाए थे कि 70 सालों में हमारे देश पे 56 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हो गया था। इतना हम नुकसान झेल चुके थे। यानी कि 70 सालों में जो नुकसान हुआ था वो 56 लाख करोड़ का था, और उसके बाद से जो सरकारें आई हैं उन्होंने ये नुकसान बढ़ा के 140 लाख करोड़ रुपए कर दिया। यानी कि 70 सालों में जो हुआ वो 7 सालों में हो गया। ये क्या कहते हैं, इसे तरक्की कहेंगे कि 70 साल में हम जितने बर्बाद हुए थे 7 साल में उससे ज्यादा बर्बाद हो गए। अब लोग कहेंगे 70 सालों के कारण ही बर्बाद थे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं 56 लाख करोड़ का ब्याज इतना नहीं होता कि हमें 140 लाख करोड़ हो जाते, जबकि इस बीच आपसे टैक्स भी ज़्यादा वसूले जा रहे हैं, आप पे जीएसटी भी लगाई जा रही है। एक ज़माना था कि टैक्स केवल उद्योगपति दिया करते थे और देश चलता था। आज की हालत ये है कि एक छोटे से रिक्शे वाला भी जो बिस्कुट खरीदता है उसमें वो जीएसटी का टैक्स दे रहा है। यानी कि हर व्यक्ति से टैक्स लिया जा रहा है, कोई टैक्स से वंचित नहीं। ऐसी स्थिति में हम और ज़्यादा बर्बाद होते जा रहे हैं। तो ये तो कारण है कि अगर हमने प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़े और इस तरीके से अपने नेताओं को इतनी आज़ादी दे दी कि मामला जो है वो बिल्कुल बैठे बैठे पैसे आने लगे, तो निश्चित ही जो पैसा आएगा उससे बहुत देश नहीं चल जाएगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि कुछ लोग बहुत पैसे वाले हो जाएंगे और कुछ लोग पूरे कंगाल होने लग जाएंगे। एक बहुत बड़ी असमानता आएगी, और किसी भी समाज में असमानता ही उपद्रव का कारण बनती है, असमानता ही आक्रोश का कारण बनती है। और आज वही दिख रहा है। आज लोग आक्रोशित हैं, लड़ रहे हैं, उन्हें कहीं भी लड़ने का मौका चाहिए, वो लड़ पड़ते हैं। आप देखो, कोई मुस्लिम गर्दन काट रहा है, कोई हिंदू जो हैं वो सड़कों पे गालियां दे रहे हैं। क्या रहा है? लेकिन आप सोचोगे कि ये जो हो रहा है वो तो पहले दमन हुआ है, पहले सताया गया है, आक्रमण हुआ है मुगलों का, इसके कारण हो रहा है। नहीं, ये इसलिए हो रहा है कि चीज़ें निजीकरण की तरफ जा रही, और निजीकरण की तरफ जब तक पूरा चला ना जाए तब तक तुम्हें इन बातों में उलझाए रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर तुम इसमें उलझे नहीं रहोगे तो इस पे वो चिंतन कर सकोगे। मेरा वीडियो देखने में आपको जितना समय लग रहा है, हो सकता है आप इतना वीडियो ना देखना चाहो, 5 मिनट बाद स्किप कर दो। 5 मिनट में आपको टिकटॉक में बहुत कुछ मसाला मिल जाएगा, लेकिन वो टिकटॉक में पैसे चले जाएंगे। इसमें आपको वो समझ दे रहा हूँ जिससे आपको समझना पड़ेगा हम देश किस दिशा में जा रहा है, और इसका नुकसान हर एक को होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कोई धर्म बुरा नहीं होता, ये तो हम सब मानते हैं। मुस्लिम धर्म में भी कुछ थोड़े से लोगों ने अपने लालच के कारण जिस कहते हैं ना कि एक शब्द आता है कि काफिर,
काफिर की परिभाषा बदल दी। काफिर का अर्थ सिर्फ इतना ही होता है जिसका मुंह परमात्मा की तरफ नहीं है, संसार की तरफ है, वो काफिर है। जिहाद का अर्थ बदल गया। जिहाद का अर्थ होता है कि अपने अंदर की बुराइयों से लड़ना। वो बाहर के बुरे लोगों से लड़ने लगे। कुछ थोड़े से लोगों ने अपनी मक्कारियों के कारण कुरान को भी गलत तरीके से पेश किया, और उन थोड़े लोगों ने पूरी मुस्लिम जाति को खतरे में डाल दिया। उन थोड़े से लोगों ने पूरी मुस्लिम जाति को खतरे में डाल दिया। आज देखो पूरी दुनिया में मुस्लिमों का बहिष्कार और दमन चल रहा है। उन थोड़े से लोगों ने किया ये। ऐसे ही थोड़े से लोग हमारे हिंदू भाई भी कर रहे हैं, थोड़े से हिंदू भाई कर रहे हैं, और बाकी चुप बैठे, कुछ कहते नहीं हैं। और जब वो नहीं कहते हैं तो आप जानते हो कि हम कहते हैं कि आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद पूरे तरीके से मुस्लिम नष्ट हो जाएंगे। ताली बजाओ। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद उद्धव ठाकरे जैसे लोग प्रूव करेंगे कि हम असली हैं। राज ठाकरे जैसे लोग पेश करेंगे कि हम असली हिंदू हैं। अभी तो लड़ाई होती है हिंदू और मुस्लिम की, फ्यूचर में लड़ाई होगी असली हिंदू की, असली मुस्लिम की, असली हिंदू की और नकली हिंदू की। और जब असली नकली हिंदू की लड़ाई होगी तो बेहतर हिंदू साबित करने के चक्कर में आपको चोटी रखने को, आपको पल्लू रखने को, आपको जनेऊ पहनने को, आपको वो सारे नियम फॉलो करने के लिए कहा जाएगा जिसे बहुत से हिंदू फॉलो नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में एक कट्टरता जन्म लेगी। उस कट्टरता में कुछ लोग जो हैं वो अपने हिंदुत्व को सिद्ध करने के लिए लोगों की गर्दनें काट देंगे, और फिर वो दुनिया के सामने पेश किया जाएगा कि देखो हिंदू आतंकवाद है। इसी की मैं बात करता हूं। मैं इसी की बात करता हूं कि हिंदू आतंकवाद ऐसे जन्म लेगा। एक जमाना था, मैं भी हिंदू हुआ करता था, वो वाला हिंदू जो मुझे लगता था मुसलमान बुरे हैं। एक ज़माना था मैं भी प्राइवेट होने के पक्ष में था, क्योंकि मुझे लगता है कि सरकारी डिपार्टमेंट में काम नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे समझदारी बढ़ी, धीरे धीरे गहरा जब चिंतन किया तो पाया कि भ्रष्टाचार के पीछे तो कारण नेता ही हैं। जो नेता ऐसे नियम बनाते हैं कि लोगों को ठगने का मौका मिले। एक छोटे से नियम की बात और कर लेते हैं। अभी एक दिन मैं शिमला से होके आ रहा था, तो वहाँ पे एक जगह मेरी गाड़ी रोकी पुलिस वालों ने कि आपकी स्पीड जो है वो 60 से ज़्यादा है। मैंने कहा यार इतनी अच्छी सड़क बनी है और बिल्कुल खाली पड़ी है, या 60 से ज़्यादा गाड़ी तो चली जाती। जब हमारी गाड़ी में स्पीड लिमिट 240 तक लिखी हुई है कि 240 किलोमीटर प्रति घंटा चल सकती है, इसका मतलब वो 60 से ऊपर चली जाती है। उनका नहीं जी, हमने देखी बोर्ड लगा रखे हैं साइड में, 60 से ऊपर जाना नहीं था। और हमने देखा बोर्ड लगे हैं, लेकिन वो बोर्ड चलाते वक्त नहीं दिखते हैं आपको। जब आप 60-70 की स्पीड से चलाते हैं आपको बोर्ड दिखते हैं। मैं वहाँ पे थोड़ा सा उनसे लड़ गया। खैर उन्होंने बात कुल मिला के हमसे पैसे नहीं लिए, हमें छोड़ दिया। उसके बाद फिर हमने गाड़ी आगे बढ़ाई तो फिर मैं 60 की स्पीड पे चला रहा था। एक बोर्ड आया 60 की स्पीड पे, मैं चला रहा था। अचानक ही उस बोर्ड के ठीक 200 मीटर बाद एक और बोर्ड लगा हुआ था कि अब 50 पे चलाना है। अगर मैं 60 की स्पीड की गाड़ी एकदम 50 में करूं, जो कि संभव ही नहीं होता, या करूं तो बहुत तेज ब्रेक लगेंगे। तो ऐसी स्थिति में बताइए कि 100 मीटर की दूरी पे एक 60 का बोर्ड और एक 50 का बोर्ड लगा हुआ, और अगर उसी के आगे एक और गाड़ी पुलिस की खड़ी हो जाए जो स्पीडोमीटर लेके चेक करने लगे, तो आप पकड़े जाएंगे। ये नियम किसने बनाए? कौन बनाता है ये नियम? हमें तो गडकरी जी ये कहते हैं कि आपकी गाड़ी अब 100 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी, ऐसी मक्खन सड़कें बना दी। मक्खन सड़कें बनाई तो फिर वो नियम भी रखो। इस बात का तो अपराधी एक व्यक्ति हो जाता है कि 60 की स्पीड से गाड़ी 70 पे पहुंचे और अपराधी, लेकिन एक आदमी 20 की स्पीड पे गाड़ी चलाए और जाम लग जाए, इस पे कोई सरकार जिम्मेदार नहीं होती। कायदे में तो ये होना चाहिए कि यदि कहीं ट्रैफिक जाम है और वहां पे हमारी गाड़ी 20 किलोमीटर की स्पीड पे चली, तो मैं तो कहता हूं ऐसे नियम बनाओ कि टोटल जो चलाई थी गाड़ी आज आपने 200 किलोमीटर, उसे 60 की स्पीड औसत निकला कि नहीं निकला, तब तो बात हो। लेकिन आप जाम लग रहा है, उसमें सरकार जिम्मेदारी नहीं, कहीं पे गड्ढे हैं, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं। तो ये जो नियम बनते हैं, इस तरीके के नियमों के गड़बड़ के कारण भ्रष्टाचार पैदा होता है। और ये नियम बनते क्यों हैं?
ये नियम बनते इसीलिए हैं कि हम अपने नेताओं को जो है वो आज़ादी दे दिए हैं कि 5 साल की आपको आज़ादी है उपद्रव करने की, और ये आज़ादी देने से पहले हम ही जिम्मेदार हैं। आज़ादी देने से पहले हम जिम्मेदार ये हैं कि हम उसी को वोट देते हैं जिसका पोस्टर ज़्यादा लगे होते हैं शहर में, और जिसके पोस्टर ज़्यादा लगे होंगे वो वही होगा जो करोड़ों रुपए खर्च करेगा। और जो करोड़ों खर्च कर रहा है तो समाज सेवा तो नहीं कर रहा। समाज सेवा करनी होती उन इतने करोड़ रुपए की, अगर उसने समाज सेवा कर दी होती तो लोग उसे वैसे ही जिता देते। खैर, अब मुद्दा और थोड़ा दिशा में जा रहा है तो मैं थोड़ा रोक देना चाहूँगा, लेकिन ये बोलना ज़रूरी था। ये इसलिए बोलना ज़रूरी था कि क्या क्या नुकसान होते हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किस तरीके के नुकसान हो जाते हैं। तो प्राइवेट कंपनीज जब आपको सारा कब्जे में लेती हैं और तो नेता हमारे भ्रष्ट होने लग जाते हैं। नेता जब भ्रष्ट हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे, वो और ज़्यादा डिपार्टमेंट्स जो कि थोड़े बहुत ईमानदारी का और कहीं ना कहीं कुछ काम करने की कोशिश करते हैं उन्हें भी प्राइवेट करने की कोशिश करेंगे। कब तक प्राइवेट करेंगे? अब आप सपोज दैट सेना प्राइवेट करने लगे, एक तरीके से 4 साल प्राइवेट ही मान लो। अब सेना को कर दिया, धीरे धीरे शिक्षकों का भी नंबर है, अभी शिक्षक संस्थान भी प्राइवेट होने वाले हैं और सारे प्राइवेट होने वाले हैं, इसका नंबर आ गया। उसके बाद कौन बचेंगे? आईएएस ऑफिसर। क्या आईएएस ऑफिसर भी प्राइवेट किए जाएंगे? निश्चित किए जाएंगे। आज जो आईएएस ऑफिसर सोचते हैं कि हमें क्या लेना देना, वो भी एक दिन फंसेंगे। फिर उसके बाद नंबर आएगा नेताओं का। राजनीति में एक दिन ऐसे भी संविधान में बदलाव हो सकते हैं कि आप जो व्यक्ति चुन रहे हैं वो अलग अलग जगह से प्राइवेट खड़े होंगे। हो सकता है कि आगे चल के सरकारों का भी विरोध हो जाए, एक सरकार ना बचे, और ये दिन आ सकता है कि एक दिन एक सरकार ना बचे, कुछ लोग प्राइवेट खड़े होंगे, वो जीतेंगे, बाद में एक कंपनी का आदमी आएगा, वो सबको 10-10, 20-20, 100-100, 200 करोड़ रुपए का बात देगा ऑफर, और उनके वोट अपने नाम लेके देश का प्रधान बन जाएगा। प्राइवेटाइजेशन की अंतिम स्थिति उस दिन होगी जिस दिन कंपनी का ही कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री होगा, या हो सकता है तब ऐसा हो चुका हो कि सारा जगत तो प्राइवेट की तरफ बढ़ रहा हो और ये बड़े बिजनेस एक समूह बना के सरकारें हो जाएं, फिर वो समूह की तरफ से खड़ा किया जाएगा एक को, और वो फिर लाभ पहुंचाएगा सारी कंपनियों को। उस समय सड़कें तो अच्छी होंगी, बहुत अच्छी होंगी, लेकिन उन सड़कों पे आप खुशहाली के साथ चल नहीं पाएंगे। तब ऐसा तो होगा कि बिजली 24 घंटे आया करेगी, लेकिन आपको अपने घर के खर्च उठाने के लिए पसीने आ जाया करेंगे। तब ऐसा तो होगा कि आपको सारा जगत बड़ा सुंदर सुंदर नजर आएगा, सिर्फ एक चीज हो जाएगी कि आपके चेहरे पे मायूसी होगी। पूरा जगत नियमों से भर दिया जाएगा, लेकिन आत्मा के भी कुछ नियम हैं, ये भूल जाया जाएगा। मैं फिर आपसे कहता हूं कि प्राइवेटाइजेशन के संबंध में चिंतन करने की जरूरत है। चाणक्य गलत नहीं हो सकते थे जिन्होंने कहा था कि पब्लिक पे कम से कम टैक्स लेना चाहिए, क्योंकि जब ज़्यादा टैक्स लिया जाता है तब जो है मंत्री भ्रष्ट हो जाते हैं। ये चाणक्य का कहना था। क्या चाणक्य इस संस्कृति के खिलाफ थे? मुझे तो लगता है कि आज जब इस देश में चाणक्य की बातों को नहीं माना जाता तो निश्चित ही आज की सरकारें ये कहना चाहती हैं कि हाँ, चाणक्य देशद्रोही थे। और एक बात कह देना चाहता हूँ, जब यही सब हालत होगी तो स्थिति ये होगी कि हंस चुगेगा दाना गुटका, कौआ मोती खाएगा। ये मैंने नहीं कहा है, ये राम कह रहे हैं। और राम ने ये क्यों कहा होगा? निश्चित ही राम राज्य में तो ऐसा नहीं हो सकता। राम राज्य में ऐसा नहीं हो सकता कि हंस चुगेगा दाना गुटका, कौआ मोती खाएगा। उसमें तो हंसों को मोती चुनने की इजाज़त थी, लेकिन राम को ये पता था कि एक दिन राम राज्य नहीं रहेगा। हाँ, राम का नाम तो रहेगा, जैसे एक तोता राम राम जपता है, उसे राम का नाम पता होता है, लेकिन राम के चरित्र से वो वंचित होता है। तो क्यों ना आज हम उस राम के प्रति एक सौगंध खाएं कि कुछ भी हो जाएगा, लेकिन
कौओं को मोती नहीं खाने देंगे। और यदि हम ऐसा कर पाए तो मैं आपसे कहता हूँ, वास्तव में हम उस हिंदू राष्ट्र का निर्माण करेंगे जो हिंदू राष्ट्र एक दिन विश्व गुरु बन सकता है। आज जो हम करने जा रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ पूरे विश्व के गुलाम बन रहे हैं, हम कहीं पे भी विश्व गुरु नहीं बन रहे हैं। मैं यहाँ पे मोदी जी के लिए कहना चाहूँगा कि मोदी जी को मैं पहला व्यक्ति इस अनुमति के साथ प्रधानमंत्री पूरी ज़िंदगी जब तक वो जिंदा हैं मानने को तैयार हूँ कि वो वास्तव में देश के हित का विचार करें। प्राइवेटाइजेशन करके जल्दबाजी में देश को एक ऐसी आग में न फेंकें जिस आग में जब देश जल रहा होगा तो मोदी जी देखने के लिए उपस्थित नहीं होंगे, मैं भी उपस्थित नहीं होऊंगा, लेकिन उस आग में हमारे वो बच्चे जलेंगे जिन बच्चों के भविष्य के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं कि हम इनको एक अच्छा समाज दे पाएंगे। आप मेरी बात थोड़ा गौर से सुनिएगा, ना समझ में आई हो फिर सुनिएगा, गाली देने का मन हो निश्चित दीजिएगा, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति मुझे गाली दे वो इसी वीडियो को रात में बिल्कुल अकेले कान में हेडफोन लगा के सुने और समझे कि मैं किस करुणा हृदय से ये बात कह रहा हूँ। उसके बाद भी अगर वो मुझे गाली देता है तो मुझे उसकी गालियाँ स्वीकार हैं।